बिरलाग्राम थाने में शांति समिति की बैठक आहूत। बिरलाग्राम पुलिस थाने में शनिवार की शाम को आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में टीआई करणपाल सिंह, एसआई योगिता उपाध्याय ने बताया कि बैठक में त्योहारों के द्वारा शांति व्यवस्था बनाने, त्योहारों के पूर्व बिरलाग्राम के मुख्य मार्ग, बीसीआई उद्योग की स्टाफ कॉलोनी, विद्यानगर, दुर्गापुरा आदि क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अवैध शराब बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शासन की तो रहती है, बाकी आप लोगों की सहभागिता बड़ा ही मतलब है ना, किसी भी त्यौहार को मनाने में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करती है, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा एक माध्यम से मतलब एक मैसेज भी जाता है कि हमें किस प्रकार से त्योहारों को मनाना है, किस प्रकार से एंजॉय करना है घर परिवार में, ठीक है। उसके बाद में समाज में, सोसाइटी में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय की मतलब एक इज्जत करते हुए है ना, जिसमें बड़े बुजुर्ग, आपके महिला, तो हम लोगों को मतलब ऐसा मतलब है ना, कोई भी त्यौहार मनाना है कि जिसमें कोई असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार से कोई मतलब अपराध घटित ना हो, है ना। मतलब आपको हम लोगों का भी सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि त्योहारों में पुलिस प्रशासन के पास में भी सिविक व्यवस्थाएँ रहती है। तो ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से तो व्यवस्था रहती है, बाकी आप लोग भी आपके माध्यम से मतलब है मैसेज पहुँचाइएगा कि भाई एक अच्छे वातावरण में, अच्छे सौहार्द के वातावरण में शांतिपूर्वक व्यवस्थाएं हो, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, सभी अपने अपने धर्म में एंजॉय भी करें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत भी हो, और पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी। बाकी आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से और मैसेज दीजिए। और जहाँ जहाँ भी मतलब है ना, आपका होली है, रंग पंचमी है, शब बारात, मुस्लिम त्यौहार है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करके मनाइए ना। हमारी अब पूरा पार्टिसिपेंट रहेगा, हमारा मतलब पूरी फोर्स लगा रहेगा, जितना भी बाहर से जो फोर्स आना रहेगा वो भी आएगी, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे माहौल में। भारत कॉमर्स उद्योग के श्रमिकों को मिलेगी तीसरी किश्त। बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग के श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि भारत कॉमर्स उद्योग के 150 श्रमिकों की तीसरी किश्त का भुगतान लंबे समय से रुका हुआ था, जिसमें 71 श्रमिकों को भुगतान हो चुका है। शेष श्रमिकों को अतिशीघ्र तीसरी किश्त का भुगतान किया जाएगा। मंत्री शेखावत ने बताया कि ऐसे पेंशनधारी जिन्होंने अग्रिम ले रखा था और वह राशि उनकी पेंशन से कट रही है, यदि पेंशन लेते हुए 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो वह फॉर्म भरकर प्रक्रिया को पूर्ण करें ताकि पूर्ण पेंशन प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि सेक्शन कार्ड वाले जिनको कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, वह भी फॉर्म भरें ताकि पेंशन दिलाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग ने विद्यानगर शीतला माता मंदिर पर फाग उत्सव मनाया। भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आरोप लगाते हुए जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि विधायक देव सिंह गुर्जर ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से ओबीसी की स्कॉलरशिप का मामला उठाया कि मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में सत्र 2021-20 यूजी व पीजी के समस्त पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी गांव की बेटी प्रतिभा किरण की स्कॉलरशिप कितनी स्वीकृत की गई है? क्या स्कॉलरशिप विद्यार्थियों के खातों में डाल दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?
कब तक उनके खाते में डाली जाएगी, विवरण दें। इसके उत्तर में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बताया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। मोहन यादव जी उज्जैन जिले से ही हैं और उनका इस तरह का उत्तर विधानसभा में देना भाजपा की दोहरी नीति को उजागर करता है। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार 3 से 4 साल लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप का मामला विधायक दिलीप सिंह जी गुजर द्वारा विधानसभा में उठाया गया। आप देखें 2020-21 जो सत्र गया 21-22 उसकी 3-4 स्कॉलरशिप है। गांव की बेटी, प्रतिभा किरण और ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप। आज 22-23 वाला सत्र चालू हो गया है, ये भी अब खत्म होने वाला। 2 साल हो गए हैं पर स्कॉलरशिप बच्चों के खाते में अभी तक नहीं। ये मामला विधायक दिलीप सिंह जी गुजर द्वारा विधानसभा में उठाया गया। विधानसभा में मामला उठाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं के उच्च शिक्षा मंत्री जिनका निवास स्थान उज्जैन में ही है, हमने उज्जैन का ही मामला उठाया था कि उज्जैन के सभी महाविद्यालयों में ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप आई है, क्या उनके खाते में डाल दी गई है और नहीं डाली गई है तो क्यों नहीं डाली गई है और कब तक डाली जाएगी। यह क्वेश्चन हमने उठाया था। उनमें उन्होंने जवाब दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। आप सोचे कि यहीं के उच्च शिक्षा मंत्री उज्जैन जिले के यहीं का क्वेश्चन था और 1 साल पुरानी हमने जानकारी मांगी है कि स्कॉलरशिप दी या नहीं गई। उस पर उन्होंने कह दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक हास्यपत्र एक बात है। आप सोचे कि जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ते हैं, नागदा नहीं उज्जैन इंदौर में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ते हो, जिनकी फीस 50-50, 70-70 हजार रुपए उनके कोर्स की फीस है। वो स्कॉलरशिप आती है और वो स्कॉलरशिप भरकर उस फीस को भरते हैं, पर 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण उन बच्चों को परीक्षा में नहीं बिठाया जा रहा था, जिसके कारण बच्चों ने ब्याज पर पैसे लेकर उन बच्चों ने कॉलेज की फीस भरी। पर 1 साल हो जाने के बाद स्कॉलरशिप नहीं। दूसरा साल भी प्रारंभ हो गया, परीक्षा आ रही है, दूसरे साल की फीस भरनी है। पहले साल की फीस भरी, उसका ही ब्याज अभी बच्चों द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरे साल की फीस कैसे भरेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं जाकर कॉलेज को छोड़ना पड़े। तो हमने विधानसभा में उठाया था और इस तरह का जवाब उनके द्वारा दिया गया। इससे स्पष्ट लगता है कि उनकी बोली और करनी में कुछ अलग फर्क है। अगर वो इस सवाल का जवाब दे देते तो उनकी कथनी और करनी सामने आ जाती कि 1 साल की स्कॉलरशिप अभी तक बच्चों को डाली नहीं और ढिंढोरा पीटते विकास का गांव-गांव जाकर। ऐसे ही हमने एक और मामला उठाया उसी क्वेश्चन में। एक बालिका यही की कॉलेज की एसटी की बालिका, उस बालिका ने फर्स्ट ईयर रेगुलर करा, सेकेंड ईयर रेगुलर करा, थर्ड ईयर भी रेगुलर करा, पर किसी कारणवश उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म थर्ड ईयर में नहीं भरा। अगर उसने थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा तो निश्चित ही उसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की उसकी स्कॉलरशिप आई, पर थर्ड ईयर करने के बाद जब वो एमकॉम में एडमिशन लिया, इस साल उसने वापिस से एमकॉम में एडमिशन लिया और उसने एसटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उसकी स्कॉलरशिप आई एसटी की। पर आप देखें कि एसटी की स्कॉलरशिप आने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो इसको स्कॉलरशिप मिली थी वो स्कॉलरशिप वापस रिकवरी कर ली सरकार ने। मतलब उसकी स्कॉलरशिप 11,000 रुपए आई है, 9,000 रुपए कुछ आई थी, वो वापस से उसको रिकवरी कर दी और 1,800 रुपए और उसके ऊपर निकाल दिए। अब ये समझ में नहीं आता है सरकार को कि जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर पढ़ी है, उसी की उसने स्कॉलरशिप ली है, तो उसको रिकवरी करने का क्या कारण था। ये भी क्वेश्चन हमने लगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जब उस बच्ची ने सीएम हेल्पलाइन लगाई तो उसमें एक बेतुकाना उसको आंसर दिया गया जवाब में कि आपकी स्कॉलरशिप इसलिए रिकवरी कर ली गई कि आपने फाइनल ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, तो सरकार को ये लगा कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इतना तो सोचना चाहिए सरकार को, अगर वो पढ़ाई छोड़ देती तो पीजी कक्षा में कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती, उसकी स्कॉलरशिप वापस रिकवरी नहीं करनी थी उनको। और अगर उसने परीक्षा भी छोड़ दी, अगर छोड़ दी तो क्या वो उसके घर जाके रिकवरी करती क्या फिर, अगर वो पीजी की कक्षा नहीं भरती। और सबसे बड़ी बात ये, जब 2 साल वो पढ़ी है तो मतलब वो पढ़ी है जब तो उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो रिकवरी करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसमें ये जवाब दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही। मतलब कुल मिलाकर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। सरकार सिर्फ वाही लूट रही है, विकास के नाम पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। हमने मांग करी है वापस से मुख्यमंत्री जी से उनसे कि जल्द से जल्द उन बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप डाली जाए, अन्यथा उन बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसकी जवाबदार सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी रहेंगे। नगर वासियों के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा आपके सुझाव पर कार्य कर रही। काफ़ी दिनों से एक समस्या आ रही थी कि बीपीएल जितने भी राशन कार्ड, यदि बीपीएल राशन कार्ड में हमें कुछ
करेक्शन करवाना है, नाम कटवाना है, घटवाना है, समग्र आईडी में कुछ, तो इसके लिए हमारे नागदा नगर के वासियों को टप्पा कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय जाना पड़ता था। कई नागरिकों की समस्याएं थी कि भैया वहाँ जाना पड़ता है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम सब ने निर्णय किया, नगर पालिका पूरी परिषद ने, कि हमने पूरा ये ऑफिस यहाँ पर नागदा नगर पालिका के बस स्टैंड वाले ऑफिस पर ही शिफ्ट कर दिया है। अब बीपीएल और एपीएल दोनों ही राशन कार्ड से संबंधित सारे कामकाज नागदा नगर पालिका परिषद की इस ऑफिस में ही होंगे। अब नागदा नगर वासियों को बीपीएल एपीएल के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही एक और समस्या आ रही थी कि यदि मान लीजिए हमें फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, चाहे समग्र आईडी हो या किसी का नाम घटवाना बढ़वाना समर्पण फॉर्म के आधार पर, तो उसके लिए हमें 10 रुपये का आवेदन शुल्क रसीद कटाने हमको नगर पालिका के ऑफिस में आना पड़ता, जो रोड को इस बार क्रॉस करना पड़ता था। चूँकि ये एक हमेशा दुर्घटना का आशंका खतरा वाली स्थिति थी, तो इस स्थिति को भी नगर पालिका परिषद नागदा और हमारे सारे पार्षद भाइयों की मांग पर हमने ये किया है कि पूरा उसको सिंगल क्लिक विंडो के माध्यम से एक नया प्रयोग करने की कोशिश किया है। और अब मान लीजिए यदि कोई करेक्शन है और यदि उसको आवेदन शुल्क 10 रुपये हमको जमा करवाना है, तो हमने वहीं पर ये व्यवस्था की है कि आपका पास में हमारे कर्मचारी 10 रुपये की रसीद काट देगा, ताकि आपको रोड क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट हुई है और इसके अंतर्गत भी कई हमको समग्र के अंदर मान लीजिए कोई करेक्शन वाली स्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में भी ये हमारा ये जो प्रयोग आपके सहयोग से हमने किया है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और भी नागदा नगर पालिका आपको किसी प्रकार की समस्या से जूझने नहीं देगी। आपके जो सुझाव होंगे या आपके नगर पालिका परिषद के निर्माण कार्यों में या और किसी काम में यदि कोई समस्या इस प्रकार की होगी, तो हम आपके सुझाव पर काम करके पूरे नगर वासियों को अच्छी से अच्छी सुख सुविधा देने का काम नगर पालिका परिषद नागदा कर रही है। इसी प्रकार आप सब नगर वासियों का आशीर्वाद पूरी नगर पालिका परिषद बना रहे, इसी में आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का कल 5 मार्च को जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जो प्रदेश की समस्त महिला बेटियों को अपनी भांजी और बहन मानते हैं, ऐसी बहनों को उन्होंने लाभ देने के लिए कल उनके जन्म दिवस से बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कल से स्वरूप में आ जाएगी। और इसके स्वरूप में आते ही लगभग पूरे प्रदेश की 1 करोड़ लगभग महिलाओं को, 1 करोड़ बहनों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम तो उनको जन्मदिवस की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस बात के लिए उनकी लंबी उम्र को कामना करने के लिए मैं प्रदेश की समस्त बहनों को निवेदन करूँगा कि ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो समस्त बहनों के लिए इतना अच्छा सोचता है, उनके लिए भगवान की उनसे लंबी उम्र के बराबर दुआ करें। अब मैं इस योजना की जानकारी के बारे में कुछ संक्षिप्त पूरे नगरवासियों को बताना चाहता हूँ। चूँकि योजना कल से लॉन्च हो रही है, इस योजना को लॉन्च करने के लिए हमारे प्रत्येक वार्ड के पार्षद फॉर्म लेके आपके पास पहुंचेंगे। आप इस हमारे वार्ड पार्षदों के साथ उन फॉर्म को आपको भरना है और उस फॉर्म को भरने के बाद हमारे नगर पालिका में उन फॉर्मों को आपको जमा करना है। फॉर्म आपको स्वयं जमा कराना, उसमें हमारे वार्ड पार्षद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हमारे वार्ड पार्षद आपके पास आ रहे हैं फॉर्म ले लेके। मेरा आप सबसे निवेदन है पूरे नगरवासियों से, हमारे बहनों से, कि आप हमारे वार्ड पार्षद उन फॉर्मों को भरवाएं। और इसके लिए आपको कोई किसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा कोई फॉर्म कि आपको फॉर्म अपडेट करने के लिए कोई विशेषकर कोई ऐसे स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जिसके लिए आपको भटकना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपको आधार कार्ड आपका चाहिए। वो आधार कार्ड जो आपका आधार eKYC जो आपका, जिसमें आपका बैंक अकाउंट से वो आधार लिंक होगा, बस वही आपको आधार कार्ड चाहिए। साथ ही आपकी परिवार समग्र आईडी मैं समझता हूँ लगभग सभी के पास परिवार समग्र आईडी है। बस उस परिवार समग्र आईडी की फोटोकॉपी ही उस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है और वो लगभग ये फॉर्म उसी स्थिति में आपका लगभग पूरा हो जाएगा। कई लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या इनकम टैक्स, इसके लिए आपको इनकम टैक्स या मान लो मूल निवासी प्रमाण पत्र की या टैक्स की संबंधी कोई संबंधी जरूरी है कि जिनके परिवार में, जिनके घर का परिवार में क्या कोई आयकर दाता है, वे इस योजना के अंदर पात्र नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि नागदा नगर में लगभग बहुत कम होंगे, ऐसे लगभग सब परिवार इस क्षेत्र में आएंगे। तो इसलिए सब महिलाएं, हमारी बहनें इस फॉर्म को अवश्य भरें। जिनके परिवार की 2.5 लाख से कम है वो सब महिलाएं इसमें पंजीकृत होंगी, वो सब महिला फॉर्म भर के इसमें। गाँव की अगर बात करें तो वहाँ 5 एकड़ चुकी है शहर, इसलिए वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। बस हमको तो इसे ध्यान रखना है कि हमारा बस आधार कार्ड, जो आधार लिंक डेबिट इन जो बैंक खाता है, बस वो आधार कार्ड देना है।
और इसमें वो महिलाएं, वो बहनें जिनकी उम्र 23 साल से 60 साल के अंदर, विवाहित महिला, जिसमें हमारी विधवा महिला और परित्यक्ता महिला भी इस योजना के लिए पात्र हैं, वो महिलाएं भी अब इस फॉर्म को भरे, उनको भी 1000 रुपये। और जिन महिलाओं को यदि किसी शासनिक योजना के अंतर्गत अन्य कोई लाभ मिल रहा है जिसमें उनकी राशि 1000 रुपये से कम है, वे महिलाएं, वे बहनें भी इस योजना में अपना फॉर्म भरें। उन महिलाओं, उन बहनों को उस योजना के तहत कम से कम मिनिमम 1000 रुपये की राशि मिले। यदि किसी हमारी बहन को यदि 600 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, चाहे विधवा पेंशन की बात करो या वृद्धावस्था पेंशन की बात करो, तो वो बहनें भी हमारे इस फॉर्म को भरे। उनको 600 रुपये से बढ़कर अब 1000 रुपये महीने इस फॉर्म के अंतर्गत मिलना चालू हो जाएंगे। हमारे वार्ड पार्षद प्रत्येक आपके वार्ड आपके घर घर आएंगे और इस फॉर्म को भरवाएंगे। तो मेरा आप सब बहनों से निवेदन है कि आप किसी प्रकार की नहीं आए। और मैं बात कर रहा था एक उस पर एक और विषय है, परिवार समग्र आईडी। परिवार समग्र आईडी से तात्पर्य ये है कि आपके जो नगर पालिका की ओर से यूनिक आईडी, जो परिवार आईडी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई, वो समग्र आईडी ही आपको जमा करना है ना। और उसमें लिखा है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स में है, तो मेरा परिवार से ये है कि आपके परिवार में, परिवार तात्पर्य केवल पति पत्नी और आपके बच्चे, यदि मान लीजिए आपके घर में यदि आपके कोई और अन्य व्यक्ति, पति पत्नी बच्चे छोड़कर, यदि इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं। पर बाकी यदि आपके परिवार में इस प्रकार के 2.5 लाख से कम इनकम वाले, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी का ऑलरेडी आपका आधार कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी, इसलिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आधार कार्ड ही आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र माना जाएगा। EKYC मैंने बताई दे, EKYC में आपका, आप सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसको EKYC करा ले। आप किसी भी MP ऑनलाइन की दुकान पर आपके आधार कार्ड लेके जाए, आपका MP ऑनलाइन वाला आपको उस आधार कार्ड को EKYC कर देगा। बस EKYC ही आपका लगभग पूरा काम हो जाएगा। उम्र 23 से 60 साल वाला मैंने बता ही दिया है। तो लगभग ये एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है। मैं मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की संपूर्ण बहनों से निवेदन करूँगा कि ये कल से योजना लॉन्च हो रही है। हमारे वार्ड का पार्षद आपके घर आएंगे, फॉर्म लेके आएंगे। आप हमारे पार्षद भाई के साथ एक ही पेज का फॉर्म, उसमें आपको नाम, पता और आपका आधार कार्ड, आपकी समग्र आईडी और आपका बैंक पासबुक की फोटो का, बस ये 3 चीज़ लगाना है। आप इस फॉर्म को भरें और आपको सभी बहनों को 1000 रुपये प्रति माह बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत आपको मिलना चालू हो जाएगी। कल से योजना लॉन्च हो रही है और उसके बाद में ये इसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक हमारी सभी बहनें इस फॉर्म को भर सकती है। 30 अप्रैल के बाद इस फॉर्म की मॉनिटरिंग होगी और आप ये मान के चलिए कि जून महीने से आपके खाते में 1000 रुपये प्रति माह आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रत्येक माह की 10 तारीख को आपके खाते में 1000 रुपये प्रति माह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, लाडली बहना योजना। मैं मीडिया के माध्यम से आप सब बहनों से निवेदन करूँगा, कृपया आप सब इस लाडली बहन योजना के हमारे आवेदन हमारे वार्ड पार्षद लेके आ रहे हैं, उन सब को फॉर्म भरें। आपको बहुत जल्दी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।